नमस्कार, कैसे हो आप सभी। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सेकंड पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने कहा था कि आपको आर्टिकल बताते हुए फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो शुरुआत होती है आर्टिकल्स की, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य के 36 से। 36 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है। इसमें राज्य की परिभाषा वही बताई गई है जो आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 इस भाग के तत्वों को लागू करने का सिद्धांत दे रहा है। 37 में ऐसे कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ तत्व हैं जो राज्य के लिए ऐसा लिखा गया है, राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इन तत्वों को राज्य समाहित करेगा। ठीक है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करेगा। ठीक है। 39 राज्य द्वारा अनुसरण करने वाले सिद्धांत, राज्य द्वारा अनुसरण करने वाले नीति सिद्धांत 39 के अंतर्गत आते हैं। और 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 39A को जोड़ा गया जो समान न्याय और विधिक सहायता प्रदान करता है। समान न्याय और विधिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल 40 जैसा कि मैंने कहा था गांधीवादी है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है, पंचायतों के गठन को बताता है। पंचायतों का गठन यहाँ पे दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। इसके अलावा 72वां संविधान संशोधन 1992 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 273 के तहत 273 में कुछ आर्टिकल जोड़ के राज्य पंचायतों का गठन और पंचायतों के बारे में बढ़िया से विस्तार से दिया गया है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब उसके बाद आएंगे। तो चलिए, आर्टिकल 41 काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार। हर व्यक्ति को राज्य काम प्रदान करेगा, शिक्षा देगा। शिक्षा हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि इनकी हो जाए। 42 मातृत्व सहायता। मातृत्व सहायता के अंदर एक ब्रॉड चीजें हैं कि मातृत्व जैसे माता को सहायता दिया जाए, मातृत्व पोषण की सहायता दी जाए और प्रेगनेंसी के बाद मौतों की संख्या को कम किया जाए। बहुत सारी बातें हैं। कभी मौका लगा अगर सोसाइटी पढ़ाएंगे, अगर मौका लगा तो उस पर बढ़िया से चर्चा करेंगे। 43 कहता है कर्मचारियों के निर्वाह और वेतन। कर्मचारी, किसी भी कंपनी के कर्मचारियों के निर्वाह वेतन की बात करेगा। यहीं पे किसी के न्यूनतम वेतन मान की बात की जाती है। यही होता है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को जो कार्य कर रहा है उसको उसके हिसाब से वेतन मिले। चलिए 43A जैसा कि मैंने कहा, ये एक्ट, ये वाला अधिनियम, ये वाले अधिनियम और ये वाले तीनों, ये सब जो लिखे गए हैं ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 में और 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐड किए गए हैं। 43 से कहता है प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। कोई भी कंपनी है, कोई भी निकाय है, उसमें कर्मचारियों की जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से 43A देता है। 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देता है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देता है। एक बार मुझे याद है मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि सहकारी समितियां क्या होती हैं, इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, इन सब बातों, इनके बारे में बातें हुई थी। 44 समान नागरिक संहिता अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा था इसका, तो मैंने आपको बताया था कि समान नागरिक संहिता किस प्रकार 2019 और 20 में काफी चर्चा का विषय रहा। अभी तक 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अभी तक राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर पाई है। ये मतलब चिंतनीय विषय है कि इतना दिन होने के बावजूद
राज्य ने राज्य समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर सका। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं, आए दिन लिखते रहते हैं। और 45 अभी पहले पार्ट में मैंने 41 के अंतर्गत इसको बता दिया था, आप सही कर लेना। 45 कहता है 6 वर्ष तक बच्चों को, राज्य सरकार 6 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। और इसी आर्टिकल के तहत, इसी आर्टिकल को बढ़ावा देने के लिए फंडामेंटल राइट्स जोड़ा गया 21A। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और 2009 में जाके शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट आया है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, RTI एक्ट 2009, ठीक है। इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। राइट टू RTE होगा, राइट टू एजुकेशन। इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा किया है फंडामेंटल राइट्स की दूसरी क्लास में, बहुत विस्तार से 40 मिनट की, करीब 35 से 40 मिनट की क्लासेज है, उसको जाके देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरी डिटेल, मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये सारी PDF फाइल भी मैं आपको वहीं टेलीग्राम पे करता हूँ। साथ ही आप डिस्कशन भी कर सकते हो, मैंने वहां पे टेलीग्राम पे कर दिया। आप अपने क्वेश्चन पूछो, आप सभी आपस में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मैं भी आपकी सहायता करूंगा क्वेश्चन आपके सॉल्व करने में। आप वहां पे पूछो, मैं आपके आंसर देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। 46 कमजोर वर्गों को शैक्षणिक आर्थिक सहायता को बढ़ावा देगा। कमजोर वर्गों को बढ़ावा देने के लिए 46 कहता है। साथ ही 47 कहता है पोषाहार जीवन स्तर सुधारने व बेहतर स्थिति के लिए 47 प्रदान करता है, ठीक है। 48 कृषि और पशुपालन की व्यवस्था करना भी राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार को दायित्व करना पड़ेगा, ठीक है। 48A पर्यावरण संरक्षण 48 में दिया गया है। 49 स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण। स्मारक हुए, राष्ट्रीय महत्व हुए, जैसे स्मारक हुए, जैसे जितने भी स्मारक हैं, जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, जैसे आप ताजमहल को ले लो, लाल किले के ले लो, ये सब स्मारक है, एक तरीके की भारत की पहचान है, धरोहर चीजें हैं, इनका संरक्षण करना भी राज्य का दायित्व है, ऐसा 49 कहता है। और 50 कहता है न्यायपालिका को राज्य कार्यपालिका से पृथककरण होना चाहिए। राज्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहा है, मतलब एक पृथककरण कर रहा है कि न्यायपालिका की कार्य सीमित होने चाहिए और न्यायपालिका के कार्य सीमित होने। अक्सर देखे होंगे, अभी 2 मिनट बाद आपको जब सुप्रीम कोर्ट और ये फंडामेंटल राइट्स और DPSP की बात जब कर रहा हूं, तब आप देखिएगा किस प्रकार न्यायपालिका और कार्यपालिका में बहुत तगड़ा विवाद होगा। एक दूसरे को, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने विवाद को लेके, और उधर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कर रहा है, उधर संसद उनके आक्रमण कर रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा बोलेंगे। इंदिरा गांधी राजीव गांधी के समय में कैसा उल्टा हुआ, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं आप। चलिए 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है। ये आर्टिकल बेसिकली एक आध दो भले पूछ ले, यूपीएससी में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखिएगा। बस इनके कॉन्सेप्ट को आता है, सिर्फ आपको जानना है इनको। अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो भैया आर्टिकल आप याद कर लो, और वैसे भी याद होने चाहिए। जैसे मैंने याद किया, क्या है 36 से लेकर 51 में क्या है भाई, आराम से लिख दो, आराम से याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब बातें करते हैं, जो मेन बातें करता हूं वो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में टकराव। सवाल ये आया जब डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आया तो एक आर्टिकल 37 था। 37 कहता है 37 कह रहा हूं, आर्टिकल इनके बीच में टकराव होने लगी कि क्या फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हुए राज्य ऐसे कानून बना सकती है कि जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करे, और 368 क्या संशोधन कर सकता है। बहुत सारे सवाल आने लगे, उसमें से ये भी एक सवाल होने लगा। इनके बीच में टकराव होने लगी, मूल अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें ऊपर कौन से हैं। शुरुआत हुई इसकी, जो विवाद की शुरुआत हुई चंबकम दोराइजन बनाम चंबकम दोराइजन मामला। चंबकम दोराइजन मामला 1951 में ये विवाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने आए ये विवाद, तो एक हुआ कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का एक पूरक है। ध्यान रखिएगा, पूरक है। क्या बोलते हैं इसको, पूरक को क्या बोलते हैं भाई? हेलो, पूरक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है। ये पूरक है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का पूरक है, यानी फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करके डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। यही तो बोल रहा है 13, आर्टिकल 13 कह रहा है। उधर एक विवाद और चल रहा था, दोनों को मैं एक साथ रिलेट कर रहा हूं। उधर विवाद चल रहा था 13 वर्सेस 368, आर्टिकल 13 वर्सेस 368, दोनों का विवाद एक साथ समझिए, अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। उधर विवाद चल रहा था कि क्या 368 के तहत किए गए संशोधन आर्टिकल 13 का अतिक्रमण करते हैं, या क्या आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो कानून की बात की गई है वो 368 है। उसका भी जवाब है कि चाहे जो भी हो भैया, चाहे जो भी हो। इन्होंने कहा चंपकम दोराइजन मामले में, जो मेन बात बता रहा हूं, चाहे जो भी हो, आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसको बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, और इसके अलावा ये आर्टिकल 37 में फंडामेंटल राइट्स को कवर किया। उसके बाद आया एक मामला आया जो सीधे सीधे पहुंचते हैं हम बुद्ध के बाद पे, गोपालन मामले में, गोलकनाथ मामला 1967 के पास पहुंचते हैं। 1967 में भी क्या हुआ पता है? कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, यानी मूल अधिकार क्या हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है। आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को बहुत ऊंचा बना दिया, फंडामेंटल राइट्स बहुत ऊंचे हो गए गोलकनाथ मामले में। अब क्या होगा देखिएगा, इधर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये कब आया? 1967 में। और उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, कार्यपालिका क्या प्रतिक्रिया दे रही है? कार्यपालिका करती है, यहां पे फिर लिख रहा हूं, ऊपर में मिटा के लिख रहा हूं। अब कार्यपालिका ये करती है कि भारतीय संसद ने 24वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। 24वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया, जिसमें कहा, देखिएगा सीधे सीधे इनके गोलकनाथ मामले को ही पलट दिया संसद ने। गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय को परिवर्तन करते हुए क्या बोल रहा है? कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, जो अभी गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको जस्ट पलट दिया गोलकनाथ मामले को 24वें संविधान संशोधन 1971 में। अब क्या होगा देखिए, टकराव होने लगी, बीच में कई केसेस हुए, कई सुनवाई हुई। उधर अभी देखिए 1973 में आने वाला है केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती केस पे पहुंचते हैं, मुख्य बातें करते हैं, जो रिजल्ट आने वाला है इसका क्या होने वाला है। केशवानंद भारती केस,
केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को मान्य बताया। ठीक है, अमान्यता नहीं दिया कि ये गलत नहीं है, कुछ नहीं, संसद के कोई भी अधिकार को अतिक्रमण नहीं किया। इसके अलावा लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कहते हैं मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट ले आ दिया। संविधान केशवानंद भारती में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट ले आया। मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट ले आने से उसने कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी भाग में कुछ भी संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना को, मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान की मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये हो गया, यानी फंडामेंटल राइट्स के कुछ चीजें हैं जैसे बंधुत्व हुआ, बंधुत्व की भावना हुई, समानता हुई, स्वतंत्रता हुई, इसको अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब आया एक मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। कब आया? 1980। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया जो कि आज तक वैसे ही की वैसे ही रहा। फंडामेंटल राइट्स, संविधान, ऐसे लिख रहा हूं, संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उचित संतुलन पर है। ठीक है, उचित संतुलन बता दिया कि दोनों बराबर हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कानून अब फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण नहीं करेंगे, मतलब एक को लागू करने के लिए दूसरे में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा बातें सुनिए। और कई मामलों में मिनर्वा मिल्स मामला इसने वेरीफाइड किया कि 1980 के मामले को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यही पे है। अभी तक जो संविधान की बात हो रही है, संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के उचित संतुलन को बताया गया है। तो बस आज इतना ही बात रखते हैं। नहीं, एक आलोचना करते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना कुछ लोग करते हैं, इसकी भी बातें कर लेता हूं एक लाइन, तब वीडियो खत्म करता हूं। आपका पूरी बातें कंप्लीट हो जाएगी, कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करिए। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जानते ही आप, मेरा नाम इंटरनेट पे यही है, जो आपके चैनल का नाम है फ्यूचर विद आशुतोष। ठीक है, फ्यूचर विद आशुतोष नाम का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इसी नाम का फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ज्वाइन करिए, यहाँ पर फॉलो करिए, और मेरे चैनल को, जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लोगों के साथ शेयर करिए। बड़ी मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। फिलहाल मैं बातें कर रहा था कि ये डीपीएसपी की आलोचना में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि ये बाध्यकारी नहीं, सिर्फ सलाहकारी हैं। ये राज्य सरकार पर सिर्फ सलाहकारी है। इसको लागू करे राज्य या ना लागू करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये बाध्यकारी नहीं है। ये दिक्कत कर देता है ना, जैसे अभी आर्टिकल 44 इतनी अच्छी बात है लेकिन उसको नहीं कवर किया गया है, सलाहकारी है। दूसरा क्षेत्रीय असमानता आती है। चलिए, ये सारी बातें आलोचनाएं हैं, कुछ बातें हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को भेजिए। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, पिछले क्लासेस में मैंने दिया था, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत किया करिए, सिर्फ व्हाट्सएप किया करिए। आपकी मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई बराबर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बाकी जो भी होगा आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बातें कर सकते हो।
उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगेगा।